हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना। हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है, किस किस चीज से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, बल्कि ये हल्का सा स्फेरॉइड है। मतलब लगभग गोलाकार है, बट गोलाकार नहीं है। ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ है। ये हल्का सा दोनों तरफ से ये चपटा है, दबा हुआ है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी इधर की ओर जो है थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु हम लोग बात किए हैं, माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। ये जीके का क्वेश्चन है। दूसरा सबसे जो निम्नतम बिंदु है प्रशांत महासागर में है, वो है मरियाना ट्रेंच, जिसको मरियाना खाई कहते हैं, और वो है 10,911 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तर में डिवाइडेड है, जिसमें कि तीन मुख्य रूप से प्रधान है, जिसको कहते हैं क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, और मध्य स्तर को मेंटल कहते हैं, और आंतरिक स्तर को हम लोग धात्विक कोर यानी कोर कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भूप्रकृति का है, 83% मेंटल है, और 16% भाग जो है वो क्रोड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपको दिख रहा है, ये अर्थ है। ये आपका एकदम सेंटर कोर हो गया। कोर में दो तरह का कोर हो जाता है, एक इंटरनल यानी इनर कोर, एक अंदर का कोर हो गया जो येलो कलर में है, और ये हो गया बाहर का कोर, जिसको कहते हैं आउटर कोर। उसके बाद वाला जो रेड वाला आपको जो दिख रहा है, ये हो गया मेंटल। और ऊपर से जो ब्लैक लेयर हो गया, जो ये दिख रहा है, ये हो गया भूपर्पटी क्रस्ट। तो इस चीज को आप लोग एक सीरीज में ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का सबसे ऊपरला लेयर है क्रस्ट, दूसरा लेयर है मेंटल, तीसरा लेयर है आउटर कोर जिसको बाह्य कोर कहते हैं, और फिर चौथा लेयर हो गया वो हो गया इनर कोर, जो कि बिल्कुल एकदम पृथ्वी के सेंटर में हो गया। हम लोग इसको अब समझते हैं भूपर्पटी क्या है। भूपर्पटी या क्रस्ट, जिसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है, और इस परत की निचली सीमा को मोहसीविक असंबद्धता कहते हैं, यानी मोहविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, या मोह असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित है, क्रस्टल पार्ट में। दूसरा हो जाता है मेंटल। मेंटल हो गया जो कि क्रस्ट के नीचे का हो गया। मेंटल का मोटाई लगभग 2,895 किलोमीटर है, और ये ठोस अवस्था में होता है, मतलब लिक्विड और ठोस दोनों मिक्स अवस्था में होता है। एक संक्रमण पर जो मेंटल और क्लोड को जो अलग करती है, वो है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। दरअसल उस समय का ज्योग्राफर्स इसको खोज किए थे, इस वजह से उनके नाम से ही ये डिसकंटिन्यूटी इस तरह से बन गया। डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया, असंबद्धता का मतलब हो गया कि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच वाला। तो ये हो गया मेंटल और कोर। मेंटल और कोर के बीच वाला जो हो गया, वो हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, वो था मोह डिसकंटिन्यूटी। किसका था? वो था, देखिए यहाँ पर देखिए, भूपर्पटी या क्रस्ट की मोटाई हम लोग देख लिए है। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी, तो इसमें दरअसल क्रस्ट और मेंटल को ही अलग करने के लिए, ये क्रस्ट और मेंटल के लिए हो गया मोह डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के लिए, और मेंटल और कोर के लिए हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्रोड, क्रोड कहते हैं पृथ्वी का सबसे इंटरनल हो गया। इसका विशेषता यह है कि ये तरल अवस्था में होता है, जबकि अंतर का जो कोड है, पृथ्वी का हम लोग चूंकि देख लिए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं दो कोर है, एक हो गया आउटर, एक हो गया इनर। तो ये वाला जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, कंप्लीट लिक्विड में होता है। लेकिन जो हम लोग इसकी बात करें तो इसमें मिक्स हो जाता है, इसमें लिक्विड और गैस दोनों हो जाता है। तो इसमें क्रोड का हम लोग देखें कि बाहर वाला जो है वो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोड जो है ठोस पदार्थ के तरह ही व्यवहार करता है। लिक्विड ही है लेकिन ठोस पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। उसमें कई गैस भी है। इसकी त्रिज्या लगभग 12,1255 किलोमीटर है। आंतरिक कोर के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा सा अधिक है। पृथ्वी का निर्माण 32.1% आयरन से हुआ है, 30% ऑक्सीजन से,
15% सिलिकॉन से और 13.9% मैग्नीशियम। इसी तरह से सबका कंपोजिशन है, जिसको आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये सब मिला के पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 1.2% जो है वो अन्य तत्व है जिनका योगदान है। क्लोर का लगभग 88.8% जो है वो आयरन है। भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। भूपर्पटी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं क्रस्ट का। क्रस्ट मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपर का लेयर। पृथ्वी के आंतरिक परत की बात करें तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। भूपर्पटी, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, 0 से 35 किलोमीटर तक का गहरा है। ऊपर का ऊपरी भूपर्पटी हो गया 35 से 60 किलोमीटर, यानी जो भूपर्पटी हो गया वो लगभग 0 से 60 किलोमीटर के रेंज में क्रस्टल पार्ट है। 35 से 2890 जो किलोमीटर है ये मैंटल का पार्ट है। और 2890 से 5100 बाहरी कोर का है, जिसको कहते हैं आउटर कोर। और 5100 से 6378 जो है वो हो गया इनर कोर। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स किसको कहते हैं? महाद्वीपों और महासागरों का वितरण को स्पष्ट करने के लिए सबसे जो नया सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। इस सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल कई बहुत दृढ़ प्लेट में, कई जो क्रिस्टल पार्ट है स्थल मंडल, वो कई प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कई बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये प्लेट स्थल मंडल के नीचे एक दुर्बलतन जो मंडल है, जो मेंटल है, इसके ऊपर वो प्लेट तैर रहा है। ये चूंकि लिक्विड फॉर्म होता है, मोल्टेन है, बनी कंप्लीट लिक्विड नहीं है, मोल्टेन फॉर्म है, इसके ऊपर ये प्लेट्स तैरते हैं। तो स्थल मंडल के प्लेटों के इस संचलन को महाद्वीपों तथा महासागरों के वर्तमान वितरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जहां दो प्लेट विपरीत दिशा में अपसारित होते हैं, उन किनारों को रचनात्मक प्लेट कहते हैं, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा, या फिर अपसारी प्लेट, अपसारी इसको बाउंड्री कहते हैं। जब दो प्लेट आमने सामने से अभिसरित होते हैं तो इन्हें विनाशकारी प्लेट कहा जाता है, इसको अभिसारी प्लेट कहते हैं। तो सबसे पुरानी महासागरीय भूपर्पटी, प्लेट टेक्टोनिक्स का हम लोग एक अलग से सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें पूरा डिटेल से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पुरानी महासागरीय भूपर्पटी पश्चिम प्रशांत में है, जिसका अनुमानित आयु लगभग 20 करोड़ साल पुराना है। अन्य प्रमुख प्लेट में भारतीय प्लेट, अरब प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिका के प्लेट, पश्चिम तट पर स्थित नाजका प्लेट, ये सब दरअसल प्लेट्स को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक मेजर प्लेट्स है और एक माइनर प्लेट्स है। मेजर प्लेट्स 7 में डिवाइडेड है और माइनर प्लेट्स 11 से ज़्यादा माइनर प्लेट्स है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% हिस्सा जो है पर्पटी है, 84% मेंटल है और 15% हिस्सा जो है वो क्रोड है। तो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 100% हमारा ये पृथ्वी का हो जा रहा है पूरा आयतन। त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी का त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब हम लोग अगला सेक्शन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं रॉक, जिसको कहते हैं शैल। भूपर्पटी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन शैल या चट्टान कहते हैं। ये अनेक खनिज और लवण का एक मिश्रण होता है। इस प्रकार भूपर्टी का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के कई साल हुआ है। शैलों की रचना में फेल्सपार, क्वार्टजाइट, अब्रेट, ये सब कई मिनरल से मिलकर बना है। सेल का परिभाषा देख लें तो ऑर्थर होम्स जो ज्योग्राफर थे उनके अनुसार सेल की परिभाषा है कि सेलें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के मिश्रण होती है। कुछ सेल एक ही खनिज के योग से मिलकर बनती है, जबकि अधिकांश का निर्माण जो होता है वो एक से अधिक खनिजों के योग से होता है। ठीक है, सेल का प्रकार देखें तो सेल का प्रकार हम लोग देखें तो ये हो गया आग्नेयस रॉक, आग्नेयस। अवसादी को कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा जो है कायांतरिक, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फस। तो ये सेल 3 प्रकार के हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक, यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस। तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आग्नेय सेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो चट्टान पिघली चट्टाने पदार्थ के ठंडे होने से ठोस हो गई है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल मतलब जो अग्नि से बना। अग्नि से कैसे बना है? जो वोल्केनो से लावा निकला है, लावा निकलने के बाद में जो पृथ्वी पर जम गई है तो वही आग्नेय सेल का निर्माण किया है। यानी आग्नेय सेल सबसे प्राचीनतम सेल माना जाता है, क्योंकि अन्य सेलों का उत्पत्ति जो है इसी के
वजह से हुआ, इसी से हुआ है। आग्नेय शैल का सबसे उत्तम उदाहरण वो है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। इसको माना जाता है कि सबसे पुराना शेल है, जो कि हम लोग जानते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद में ऊपर का लेयर में बस गया है। दूसरा है अवसादी, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री। तो इसका निर्माण हुआ तलछट के जमाव से हुआ, जिसका जमाव सागर एवं झील के तली में होता है। तो बेसिकली आग्नेय शैल है, उसी से कट छट के इसका निर्माण होता है। अवसादों में अब ये लेयर्ड होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरह से चट्टान का निर्माण होता है। अवसादों में बजरी, बालू, चूना, कीचड़, गाद, ये सब चिकनी मिट्टी से मिलकर बना होता है। इसके निक्षेपण कणों के आधार पर भार के अनुरूप होता है, अर्थात भारी कण नीचे की ओर और हल्के कण ऊपर की ओर निक्षेपित हो जाते हैं। अवसाद की परतों से नीचे होने के कारण इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं। ठीक है, इसको लेयर्ड होता है, एक लेयर, दो लेयर। अब इसी बीच में यहाँ पे यानी इसी अवसादी सेल में मिनरल्स मिलते हैं, मोस्टली कोल मिलता है या फिर पेट्रोल मिलता है, जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल। तो ये सब सारा जो है ना, सब सेडिमेंट्री यानी अवसादी सेल में इसी लेयर के बीच में दबने की वजह से मिलता है। भूपृष्ठ पे अवसादी सेलों का विस्तार सबसे अधिक मिलता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, अवसादी सेल इसका प्रमुख उदाहरण है। अब आता है कायांत्रित सेल। कायांत्रित सेल का मतलब हो गया, पहले हम लोग आग्नेयस देखे, तो आग्नेयस जो हो गया, जो एकदम रॉ हो गया, जो सबसे पुराना हो गया, जो वोल्केनिक इरप्शन से हुआ, उसी में फिर जो उसमें जो इरोजन और डिपोजिशन होता है, जिसमें कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टान एक लंबे समय के बाद में, जो वो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर को फेस करने के बाद में वो मेटामॉर्फिक या कायांत्रित सेल का निर्माण करता है। कायांत्रित शब्द अंग्रेजी के मेटामॉर्फिक शब्द का हिंदी अनुवाद है। इन शैलों का निर्माण आग्नेय और परतदार शैलों के रूप में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए इन्हें कायांत्रित शैल या रूपांतरित शैल भी कहते हैं। कभी कभी कायांत्रित शैल का फिर से कायांतन हो जाता है। कायांतन के समय मूल शैल की प्रकृति बदल जाती है, जिससे नवीन खनिजों का निर्माण होता है। पूर्व निर्मित रवों को रूप बदल सकती है। संगमरमर, संगमरमर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कायांत्रित शैल है, और जिसकी रचना चूना पत्थर से ही, इसको एक लंबे समय में रहने के बाद में जो अलग टेम्परेचर प्रेशर में हमेशा रहने की वजह से चूना पत्थर ही संगमरमर बन जाता है। उसी तरह से बलुआ पत्थर जो है वो कायांत्रित होकर क्वार्टजाइट का निर्माण कर लेता है। रॉक साइकिल हम लोग बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग शैल चक्र, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का संबंध चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। शेल अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहता है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें पुरानी शैल परिवर्तन होकर नया रूप ले लेती है, और आग्नेय शैल जो है वो प्राथमिक शैल है। सारा शैल का मतलब यहाँ पर रॉक हो रहा है, चट्टान। तो प्राथमिक चट्टान के रूप में आग्नेय चट्टान को माना जाता है, और उसके अलावा इसी से परिवर्तन होता है अवसादी चट्टान में, और अवसादी फिर एक लंबा समय के बाद में कायांत्रित चट्टान में परिवर्तन होता है। तो इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होता है, आग्नेय शैल से निर्मित होता है। तो आग्नेय शैल के अनाच्छादन के फलस्वरूप अवसादी शैलों का तथा अत्यधिक ताप और दाब के फलस्वरूप कायांत्रित शैलों का निर्माण होता है। हम लोग बता चुके हैं, आग्नेय एवं कायांत्रित शैलों से जो अंशों से अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसाद के शैल अपघंड में परिवर्तित होकर अपघंड अवसादी शैल का निर्माण के लिए स्रोत होता है। सब चीज वही है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हम लोग इस साइकिल को समझ लेते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं आग्नेय शैल। जैसे चट्टान का निर्माण का प्रक्रिया यहीं से शुरू होता है। वोल्केनो से नीचे से निकलता है, ज्वालामुखी से पृथ्वी पे फैल गया। ठीक है, कैसे फैला, यही है हमारा, ये हमारा आग्नेय शैल। यहाँ पे लावा फैला, लावा से इस शैल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर निर्माण हुआ आग्नेय शैल जो है वो टूटा फूटा, कटा छटा और अवसाद बन के लेयर बाय लेयर जमता चला गया तलछट में। तो ये हो गया हमारा अवसादी चट्टान। अवसाद पहले बना, और फिर ये अवसाद जो टुकड़ा टुकड़ा हुआ उसके बाद में सब आपस में जुटा, तो ये बन गया अवसादी चट्टान। फिर अवसादी चट्टान एक अलग टेम्परेचर और हीट प्रेशर में ये इसमें परिवर्तन हुआ, जिसको कहते हैं कायांत्रिक चट्टान। एक समय के बाद फिर यही चट्टान, कायांत्रिक चट्टान, पिघल के फिर से लावा का निर्माण करता है। मतलब फिर से पृथ्वी के अंदर जाएगा, यहाँ से फिर पिघलेगा, पिघलने के बाद फिर से लावा का निर्माण होगा, और फिर ये लावा जो है आग्नेय शैल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया है। आग्नेय शैल डायरेक्ट हीट टेम्परेचर के बाद में कायांत्रित शैल में बदल जाता है, और कायांत्रित शैल डायरेक्ट इसमें अवसादी चट्टान के रूप में बन जाता है। अवसादी रॉक जो है अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। ये दोनों एक दूसरे से, इससे ये निर्माण होता है और इससे ये निर्माण होता है, तो दोनों तरह से प्रक्रिया है। तो फिर देखें कि अवसादी से डायरेक्ट जो है ये पिघल भी सकता है,
यानी जो सभी का लेयर का जो मुख्य स्रोत है वो है आग्नेय चट्टान है। यहीं से हमारा शुरुआत होता है, इसी से हमारा अवसाद बनता है और अवसाद सब आपस में मिलकर चट्टान का निर्माण करता है, अवसादी चट्टान। फिर यही जो है कायांतरित होता है और यही कायांतरित फिर पिघल के बन जाता है मैग्मा, लावा। और फिर ये लावा जो है फिर आग्नेय शैल का निर्माण करता है, फिर आग्नेय रॉक का निर्माण करता है। अब है कि अवसाद चट्टान भी तो डायरेक्ट पिघल सकता है, कांति चट्टान भी पिघल सकता है, तो यही चीज है यहाँ पे मैग्मा में। कांति चट्टान भी पिघल रहा है, अवसाद चट्टान भी पिघल रहा है और आग्नेय शैल भी पिघल रहा है। तो ये एक साइकिल है, चक्र है। इसी वजह से पृथ्वी का लेयर में यानी पृथ्वी ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि यहाँ पे जो लावा यहाँ पे जाता है वो पृथ्वी के अंदर धंसता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम घट गया तो फिर यहाँ से दूसरा लावा को ढकेल देता है, फिर पृथ्वी पे आ जाता है। मतलब इसी कारण कहा जाता है कि अर्थ का जो वॉल्यूम है, अर्थ का जो आयतन है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं जीवाश्म का। जीवाश्म को अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल्स। शब्द जीवाश्म को प्राचीनतम जीवन के अवशेष या लेस तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। चाहे पेड़ पौधे हो गए, कोई भी जीव जंतु हो गया, इंसान हो गया, उन सब एक समय के बाद में धीरे धीरे उसका नाश होते जाता है। मतलब अगर कोई पेड़ है तो धीरे धीरे वो पेड़ खत्म होगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे अवशेष बन जाता है। उसमें अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग कंडीशंस के बाद में ये नष्ट हो जाता है। नष्ट हो के जो अवशेष बचता है उसी को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पेड़ है पूरा सड़ गल के एकदम खत्म हो गया, तब वो जो बचा है वही जीवाश्म हो गया। जीवाश्म प्राचीन जीवन का एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप प्रदर्शित करता है। ये जीवों के परिलक्षित कंकाल, हड्डी, कवच ये सब के रूप में पाए जाते हैं। व्यवहार के रूप में देखें तो जीवों का जो पथ, जो ट्रैक होता है या फिर पथ चिन्ह होता है, ट्रेल्स या फिर पद चिन्ह, फुट प्रिंट्स, ये सब को हमको बताता है। इसी जीवाश्म से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन जीव उस समय था कि नहीं था, क्योंकि उसका कुछ न कुछ अवशेष अभी है। उस अवशेष से हम जो पता लगाते हैं कि वो जीव कभी भविष्य में रहा था, यानी भूत में कभी रहा था, पास्ट में। जीवाश्म शब्द सामान्यतः उन जीवों के अवशेषों के लिए है जो हजारों करोड़ वर्ष पहले मर गए थे, और व्यापक रूप से ये स्वीकृत कर लिया गया है। सेल में अगर रॉक में बात करें तो रॉक में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के अवशेष को भी जीवाश्म कहा जाता है। लेकिन 10,000 वर्ष से कम के जैविक अवशेष जो आज भी जीवाश्म में भी जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया में है, उन्हें सब फॉसिल कहते हैं। मतलब अगर हम लोग इसको टारगेट ले लें कि 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष पहले जो जीव खत्म हो चुका, जो पेड़ पौधे खत्म हो चुके, तो वो जो बन के निर्माण हुए तो वो हो गए जीवाश्म। 10,000 वर्ष से कम के जो जैविक अवशेष हो गया उसको सब फॉसिल या उप जीवाश्म कहा जाता है, अगर जीवाश्म को हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो। जीवाश्म के हम लोग आकार को देखते हैं तो जीवाश्म अलग अलग साइज के होते हैं। कोई माइक्रोमीटर व्यास के लिए भी होता है, तो कोई विशालकाय डायनासोर का या वृक्ष का अनेक मीटर जो है लंबा जीवाश्म होता है। तो ये डिपेंड करता है जीवाश्म का साइज जो है घटता बढ़ता है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इस सब के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब होता है वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोयला है तो ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि कोयला के एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा कोयला वो नहीं बनेगा, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग हवा से पनबिजली निकालते हैं, चाहे पानी से पनबिजली निकालते हैं, तो ये पानी कहीं बर्बाद नहीं होता बल्कि वो रिसाइकिल होते रहता है। तो ये नवीकरणीय, नन गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, और ये सामूहिक रूप से जीवाश्म फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जीवाश्मी ईंधन भी पुराने समय में जीवों के जैविक अवशेष से ही बनते थे। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए ये बेसिकली ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा तेजी से आग पकड़ने वाला है, और कार्बन है जो कि एक लंबा समय तक टेम्परेचर और हीट देने वाला है, तो इसलिए इस इसको इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें जीवाश्म नहीं माना जाता है क्योंकि ये पूर्व जीवन के विषय में बहुत कम या कोई जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, तो उसको जीवाश्म नहीं माना जाता है। किसको जीवाश्म नहीं माना जाता है? जो पूर्व जीवन के विषय में बहुत कम या कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। कभी कभी कोयला में देखेंगे कि प्राचीन जो जो पेड़ पौधे हैं उनका जो तना है, पत्ती है, जड़ है, कोशिका, ये सब उसमें दिखाई देते हैं। तो जीवाश्म में हम लोग देख लिए
जो नॉन रिन्यूएबल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको फिर से हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और एक बार ईंधन खत्म हो गया तो खत्म हो गया। और ये जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग बात कर लिए। जीवाश्म के प्रकार की बात करें तो सेलों के परतों में अनेक प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, सेल के अलग अलग चट्टान के परत में। इनमें से कुछ का बॉडी होता है और कुछ का उसका ट्रेस देखा जाता है कि हाँ यहाँ पे कहीं पाया गया था। तो ये सब देखा जाता है। इसी के आधार पर इसको हम लोग देखें कि कैटेगराइज किया जाता है जीवाश्म को। पहला देखिए, परिरक्षण की विधि के आधार पर देह जीवाश्म, अनुरेख जीवाश्म, रासायनिक जीवाश्म, कूट जीवाश्म। साइज के आधार पे स्थूल, जिसको हम लोग कहते हैं मोटा, सूक्ष्म जीवाश्म और परासूक्ष्म जीवाश्म, ठीक है। उपयोग के आधार पे सूचक जीवाश्म और जीवित जीवाश्म में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग आज की वीडियो में हम लोग जो देखे हैं वो देखे हैं, हम लोग फॉसिल के बारे में बात की, हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में बात किए। कोर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। फॉसिल में हम लोग देख लिए कि जीवाश्म का कैसे निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम लोग रॉक देख लिए, रॉक में हम लोग देख लिए आग्नेयस, सेडिमेंट्री, और फिर हम लोग देख लें मेटामॉर्फस।